कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर ईशप्रीत कौर जे से ली गई भेंटवार्ता, किशोरावस्था में बालिकाओं को होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान। भेंट करता है पायल विशाल। कुरीतियों को पीछे छोड़, समय की धार को मोड़, साक्षरता से खुद को जोड़। अब अंतरिक्ष भी दूर नहीं, कोई बंदिश अब मंजूर नहीं। नारी तू कोमल है, कमजोर नहीं। नमस्कार श्रोता साथियों, मैं पायल विशाल आप सभी का डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर ईशप्रीत कौर जी, जो कि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। नमस्कार डॉक्टर ईशप्रीत कौर जी। खूब खूब आभार, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में। थैंक यू। तो श्रोता साथियों, आज का विषय माताओं, बहनों और युवतियों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित होगा, क्योंकि आज हम उन स्त्रियों की समस्याओं पर खुलकर बातचीत करने वाले हैं जिसका समाधान अक्सर युवतियां ढूंढते रहती है। आज का विषय है किशोरावस्था में बालिकाओं से जुड़ी समस्या और निदान पर बातचीत। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे मासिक धर्म से संबंधित कि 12-13 साल की जो बालिकाएं होती है, पहली बार जब मासिक धर्म के चक्र से वो गुजरती हैं, तो पहला सवाल यही आता है कि ये क्या है और क्यों होता है। हर महीने प्रकृति जो होती है जी। वो महिलाओं को स्त्री बनने का एक मौका देती है। तो ये कैसे होता है कि हर महीने अंडकोश से एक स्त्री बीज तैयार होता है। जी। तो ये स्त्री बीज 14 दिन पे जाके अगर ये भ्रूण बन जाता है तो उसके पोषण के लिए बच्चेदानी के अंदर एक परत तैयार होने लग जाती है। जी। तो अब अगर आपने बेबी कंसीव नहीं किया 14 दिन के बाद, ये परत धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाती है। तो फिर वो बाहर आपको एज अ मेंस्ट्रुएशन या मासिक चक्र भी बोलते हैं जिसको, या तो माहवारी बोलते हैं, जी। या हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिसको इसी एक ही चीज़ है कि अपना जो बच्चेदानी है, जो उसकी परत बाहर आती है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जी। तो क्या ये नियमित और अनियमित भी हो सकता है? हाँ, इसका नियमित जाना बहुत ज़रूरी है। जी। एक तो जब बच्चियां स्कूल जाने लगती है तो उनको बोला जाता है कि घबराना मत, ये गंदगी है। तो उनको ये बताने की जगह कि ये गंदगी है, उनको ये सही जानकारी दें कि एक्चुअली में होता क्या है। जी। है ना? अगर आप उनको सही जानकारी नहीं देंगे तो वो कहीं और से गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन लेके फिर डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। जी। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो मासिक चक्र है वो अपने ब्रेन से संचालित होता है, पूरा कंट्रोल वहाँ से होता है। तो अच्छा। ब्रेन में एक पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से एक FSH LH हार्मोन निकलता है जो कि नीचे जाके अपनी एक बच्चेदानी होती है और 2 अंडाशय, उस पे ये इसका प्रभाव उसी पे रहता है। फिर वहाँ से 2 ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन मेडिकल टर्म्स हैं, ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके इम्बैलेंस की वजह से भी अनियमितता दिखी जाती है। जी, शायद इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए लड़कियों को। क्योंकि इसी का कारण है कि स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कारण क्यों है अनियमितता का, क्योंकि पूरा अपना जो साइकिल है वो तो अपने ब्रेन से संबंधित है। जी। तो जितना आप कंफ्यूज रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे, उतनी अनियमितता दिखेगी। अब हम ये जान लें कि नॉर्मल इसका पैटर्न कैसे रहता है। आपको हर 24 से 35 दिन का एक अंतराल होता है, तो ये नॉर्मल है। आपको या तो 24 दिन में भी आ सकता है महीना, 28 दिन में भी, या 35 दिन। इसका अपर लिमिट 35 दिन हम मानते हैं। जी। और आने के बाद रक्तस्राव 3 से 7 दिन तक रहना नॉर्मल है। कहीं लोग को 3 दिन भी रह सकता है, कहीं लोग को 7 दिन भी रह सकता है। जी। आने के बाद एटलीस्ट 90 ml पर महीने एक महिला का रक्तस्राव होता है। है ना? तो अब अगर महिला को ये कैसे समझेगा कि भाई हमारा 90 ml है या 80 ml है, ये कैसे समझेगा? जी। जो लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स रहते हैं।
तो उसमें इजीली समझ जाता है कि भाई हमारा इस महीने इतना ब्लड फ्लो या रक्तस्राव हुआ है। जो लोग पैड यूज़ करते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका एक पैड पूरा भीग गया है, मतलब कि वो 10 ml से 15 ml आपका रक्तस्राव हुआ है, पूरे दिन में 4 से 5 पैड यूज़ करना नॉर्मल है। पर अगर 1 घंटे में आपके 2 पैड भीग रहे हैं जी तो वो नॉर्मल नहीं है, वो अनियमित है जी ना। अगर पेन आता है, नॉर्मली भी अपने को जब महीना आता है तो पेन रहता है पहले 2 दिन, पर इतना पेन रहना कि आप अपने बेड से ही ना उठ पाए, है ना, अपना दिनचर्या ही ना कर पाए। महीना आ रहा है पहले भी पेन हो रहा है, महीना आने पे भी हो रहा है, महीना जाने के बाद भी हो रहा है, जी तो वो एबनॉर्मल है। इस केस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा गठाने जाना। तो गठाने क्यों होती है? नॉर्मली जो अपना महीना आता है वो उसमें गठाने बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड में एक एंटीकोएगुलेशन फैक्टर रहता है। जी पर अगर आप एंटीकोएगुलेशन मतलब कि सपोज आपको कहीं ब्लीडिंग हो गया तो उसको बंद करने के लिए अपने शरीर में कुछ प्लेटलेट्स हैं जो आके उसको बंद कर देते हैं। जी पर मेंस्ट्रुएशन में ये फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब कि आपको कहीं तो बीमारी है कि महीना आता है वो ब्लीडिंग बंद नहीं होती, एंटीकोएगुलेशन फैक्टर्स ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो आपके ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है। जी तो तभी भी आपको डॉक्टर को दिखाना है अगर आपके 1 इंच से बड़े बड़े गठाने जारी है तो। गठाने इन द सेंस ब्लड का क्लॉट्स, थक्का, ब्लड clots? क्लॉट्स, जी ब्लड स्पॉटिंग डिफरेंट है। स्पॉटिंग भी होना नॉर्मल नहीं है। अगर महीना आ रहा है 2 दिन पहले स्पॉटिंग हो रही है, महीना जाने के बाद भी अगर स्पॉटिंग हो रही है, मतलब कहीं तो इन्फेक्शंस है, तो आपको फिर दिखाना चाहिए डॉक्टर्स को। कई बालिकाओं को सफ़ेद पानी का भी स्त्राव होता है, तो क्या ये सामान्य है या असामान्य है? सफ़ेद पानी जाना एक डिफरेंट हो जाता है। जी ये अपन इससे रिलेटेड नहीं रहता है। सफ़ेद पानी जाना मतलब कि या तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया में डिफरेंट ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है, तो वो और गंदगी के उसमें गंदी स्मेल भी आती है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज बोलते हैं, तो वो भी एबनॉर्मल है। जी और ये एक पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि महिला जब 12 से 13 साल की एक एवरेज एज होता है उनका महीना आना, है ना। आजकल हम देखते हैं कि 8 साल में ही महीना आ जा रहा जी। है बच्चियों को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको ये बताना बहुत जल्दी, मतलब अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी 8 के 9 साल में तो बता ही दीजिए कि एक नॉर्मल महीना क्या होता है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कहीं और से पता चलेगा। तो 8 साल पे आना नॉर्मल है, पर 8 साल से अगर पहले आ जाता है जी तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। तो उस केस में आप पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाया करिए। जी तो किस प्रकार का खान पान युवतियों को, महिलाओं को अपनाना चाहिए? क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं महिलाओं के पास अपने लिए ही समय नहीं होता, तो किस प्रकार का खान पान वो लेकर चल सकती हैं जिससे उनका महीना नियमित रूप से सही रहे? अनियमित महीना आना तो आपका एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। जी बीमारी तो अंदर कुछ है जो आपको नहीं पता है। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन आज 10 में से 5 महिलाओं को पीसीओडी तो है ही, जी और ये बालिका अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है अपना फाइब्रॉइड हो सकता है। फाइब्रॉइड मतलब कि बच्चेदानी में गठाने हो जाती हैं। जी तो बच्चेदानी में 2-3 परत रहती, 3 परत रहती हैं। जो मसल लेयर के भीतर की एक परत रहती है, मसल लेयर के बाहर की एक परत रहती है। जी तो वो अलग अलग जगह पे गठाने हो सकती है, या तो भीतर में या बाहर में। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उनको महीने की दिक्कत हो सकती है। थर्ड थिंग होता है इन्फेक्शंस, जैसे कि हमने बातचीत की कि सफ़ेद पानी जाना, उसमें भी महीना अनियमित हो सकता है। जी थर्ड थिंग अपने देश में सबसे ज़्यादा कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ फेफड़े का नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस बच्चेदानी का भी हो सकता है। जी तो उस केसेस में कभी कभार बहुत कम स्कैंटी मेंसेस आते हैं महिलाएं के, बालिका भी आती कि हमारा 2 दिन ही महीना जा रहा है, एक ही दिन महीना जा रहा है, फिर आ ही नहीं रहा है। जी तो उसमें ये भी एक कॉज हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर, मतलब कि हम जो देखते थे कि 48 के 50 ईयर में महीना बंद हो जाता था, वो अवस्था अपने को अभी 40 साल से नीचे की महिलाओं पे दिख रही है।
अच्छा। दैट इज़ अराउंड 24-25 ईयर्स में। तो वो भी एक आजकल इतना कॉमन नहीं था, जी। जो कि अगर हम एक महीने में देखेंगे तो 5 से 6 लोग ऐसे आ ही जाते हैं जिनको ये दिक्कत होती है। इसीलिए तो बच्चे रहने में भी फिर दिक्कत होने लगी है। जी। तो मैम ये पीसीओडी शब्द जो आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जैसे आपने मुझे पहले पूछा था कि खान पान के बारे में। जी। तो खान पान में यही है आजकल के खान पान में देखेंगे तो अपने जो मम्मी थे, दादी थे, तो उन लोगों में ये पीसीओडी, पीसीओएस या ऐसा कुछ भी ज़्यादा बीमारी हमने देखी नहीं है। क्योंकि वो लोग तब कभी कोई डाइटिंग या कीटो डाइटिंग वैसे वगैरह भी किसी ने नहीं सुना है। जी। तो खाना अगर आप मुझे पूछोगे कि पीसीओडी डाइट, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। आप घर का खाना खाइए, सुबह उठ के पोहा, पराठा, उपमा ये खाइए। बाहर का पैकेज फूड, मैदा या कोई भी पैकेज फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, पैकेज फूड को खाना ही नहीं है। शाम को 7-8 बजे से पहले खाइए। खाने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करिए। पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इटसेल्फ। तो इसका अगर ट्रीटमेंट पूछोगे तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए इसमें। मतलब इसमें गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा डाइटिशियन भी काम करता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम करता है। क्योंकि इस पीसीओडी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट में रहता है। आपको डायबिटीज हो सकता है, परत जो होती है वो मोटी हो जाती है, उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। जी। तो ये सारी दिक्कतें के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया जाता है। तो श्रोता साथियों, भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें डॉक्टर साहिबा से मिल रही है। लेकिन अब हम डॉक्टर साहिबा से उनके गीत संगीत में रुचि के बारे में भी पूछ लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आप कौन सी फिल्म का या किन का गीत सुनना चाहेंगी? क्योंकि मैं आपके चैनल पे हूँ तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। वो पुराने गाने बड़े सुनते थे, तो एक राज कपूर का गाना है, वो सुनेंगे, कोई भी राज कपूर। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने साल बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। श्रोता साथियों, अभी डॉक्टर साहिबा की पसंद के गीत सुनने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि एक नया शब्द जो आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, और कई प्रकार के इससे भ्रामक सवाल भी जुड़े हुए हैं। ओसी पिल्स लेने से डर क्यों है? तो इस बारे में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? तो आपको अगर दर्द होता है महीने के दौरान, जैसे 2 दिन पहले भी हो रहा है जी, महीने के दौरान भी हो रहा है, महीने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये एक लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल बच्चेदानी की परत है वो बच्चेदानी में ना होके, वहाँ तो है ही, पर ये ट्यूब्स में भी हो जाती है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब जिसको हम गर्भनली बोलते हैं, जी, वहाँ पे भी पाई जाती है, 2 अंडाशय में पाई जाती है, कभी कभार पेरिटोनियम ऊपर के आंतड़ों में भी पाई जाती है। जी, तो उनको जहाँ जहाँ पे ये रहेगी, ऐसा नहीं कि हर जगह है, हर एक को अलग अलग साइट्स पे रहती है, जी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर समस्या होती है। इसमें ग्रेडिंग्स रहते हैं, जी, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो हम यूजुअली पेशेंट की सिम्टम के हिसाब से दवाई चालू कर देते हैं, क्योंकि ये सोनोग्राफी पे कंफर्मेशन नहीं होता है, नहीं जाना जाता है। उसको हम दूरबीन द्वारा ही देखेंगे, क्योंकि वो काले काले धब्बे रहते हैं। जी, जब महीना आता है तो ये महीना नीचे जाने की जगह ऊपर भी जा रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए वो धब्बों के अंदर भी आपको निकाल के अगर देखते हैं तो उसमें महीना ये रक्त स्राव पाया जाता है, महीने का ही ब्लड। वो काला इसलिए हो जाता है कि कहीं दिनों का उसमें वो जमा हो जाता है, रुका हो जाता है। तो जब आपको महीना आएगा तो आपको केवल बच्चेदानी की वजह से नहीं दुख रहा है, इस ये जगह पे जहाँ जहाँ भी आपके इक्टोपिक साइट्स बोलते हैं, जी, वहाँ से भी आपको दुखना चालू हो जाता है। तो कहीं लोग को बाथरूम करने समय दिक्कत होती है, लैट्रिन करते समय दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर दर्द होता है। जी, तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इतना नहीं इसमें काउंट होता है। इसके रीजंस एक्चुअली अनआइडेंटिफाइबल भी है, मतलब रीजंस भी नहीं पता है, बस इसकी थियोरीज बहुत सारी हैं। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर अलग अलग शरीर की अलग अलग क्रियाएं हैं, तो उस हिसाब से फिर वो होता है। ये तो हो गई बात समस्या से निपटने की। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अगर कहीं पार्टी में जाना है या कहीं कुछ जाना है तो वो पीरियड रोकने के लिए भी दवाइयाँ लेती हैं। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या ऐसा करना सही है, गलत है? आप क्या कहना चाहेंगे इस मोस्ट विषय ऑफ द में? टाइम वो आते हैं कि हमारे घर में पूजा है, जी, पूजा में हम नहीं जा सकते, जी, तो वो उनका पर्सनल रीजंस है। जी। बट अगर आप चाहे तो आप पूजा कर सकते हैं। मैम, कई स्त्रियों की योनि में कभी कभी तेज जलन या खुजली भी होती है, तो ऐसी समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए नारियों को? आजकल लोग वी वॉश बड़ा यूज़ करते हैं, जो एक योनि मार्ग को क्लीन करने के लिए एक क्रीम आती है। जी, तो ठीक है, वो क्लीन अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो एकदम बाहरी जगह पे करना है, पर अंदर के साइड नहीं करना है, क्योंकि जो योनि रहता है उसका ये अपने आप में एक बैलेंस मेंटेन रखता है। एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, तो वो इसके पीएच या एसिडिटी को एसिडिक रखता है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। इवन जब आपका मासिक चल रहा होता है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर आ रहा है तो मुंह खुलता है, तो इन्फेक्शन इजीली अंदर जा सकता है। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि एरिया क्लीन रखना है। जी, ये सब चीज़ें बिल्कुल 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 भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गन है, वो अपने आप में प्रकृति का उनका तरीका है उसको क्लीन करने का। केवल एक नॉर्मल पानी से आप उसको साफ रखिए
ह्यूमिड मत रखिए, क्लोथ्स आप ढीले पहने, एकदम टाइट क्लोथ्स पहनते हैं एरिया के अराउंड, तभी भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जी जब आप संबंध रखते हैं उसके बाद ट्राई करिए कि आप पेशाब में जाए ताकि वो इन्फेक्शन उस टाइम पे ना हो। जी तो और जब आप क्लीन करते हैं तो वो आगे से पीछे के साइड क्लीन करिए, क्योंकि पीछे के साइड रेक्टम एनल कैनाल रहता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन आगे के साइड जा सकता है। जी और एरिया को आपको लूज कॉटन क्लोथ्स पहनने, कोई साटन का नहीं पहनना जब भी, या इन्फेक्शन से बचने के लिए तो आप हमेशा ही ना पहनिए। तो ये तो बात हो गई कि प्राइवेट पार्ट्स को कैसे स्वच्छ रखा जाए, लेकिन मासिक धर्म स्वच्छता और मासिक धर्म संबंधी जो मिथक है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मासिक धर्म के रिलेटेड सबसे बड़ा तो पूजा नहीं करनी है, वो एक है। जी दूसरा है कि लोग नहाते भी नहीं है, वो समझते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना है, नहाना नहीं है। एक्सरसाइज आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज मत करो जिसमें आपका हार्ट बीट 110 120 हो जाए। काम एक्सरसाइज योगा कर सकते हो, उसमें भी कहीं आसन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है जी है ना। मासिक के टाइम आप वो वाले एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जी और मासिक धर्म के दौरान किस प्रकार की स्वच्छता लड़कियों को अपनानी चाहिए? एरिया क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। जी देखो, मैं मासिक के लिए हमारे पास 3 से 4 मटेरियल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया पैड। ये किसी को नहीं पता कि पैड को अगर हम आज फेंक देंगे है ना, तो उसको 500 साल रखते हैं डिग्रेड होने में, जी है ना। 500 साल। हाँ, तो एक महिला समझ लो 2000 से 3000 पैड तो बना रही जी है ना। तो और फिर एक अलग आता है मेंस्ट्रुअल कप, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है। जी मतलब वो एनवायरनमेंट में इतना ये नहीं रहता है, क्योंकि आप वो तो खरीदते हो और 10-10 साल तक वही कप को यूज़ कर सकते हो। जी मेंस्ट्रुअल कप जैसे आप निकालेंगे तो उसको गर्म पानी में आप उबाल लीजिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप उसको यूज़ करना चालू कर सकते हो। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इंसर्ट करने के, जो काफ़ी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि सी शेप है, कैसे उसको अंदर डालना है, कैसे उसको निकालना है। पहले फर्स्ट 1-2 महीना आपको दिक्कत होगा, जी बट जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको समझ जाएगा कि कैसे करना है। ट्राई करिए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं ये यूज़ करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पैड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी थर्ड है टैम्पून्स यूज़ होते हैं, तो टैम्पून्स को हम महीने यूनिमार्क के अंदर डाल देते हैं, तो पर उसको ना आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, रात भर, वरना उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है। अगर आप 6 से 12 घंटे रखोगे तब होगा, पर वो भी एक तरीका है आप महीने में कि ये भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो हमारी बातचीत आगे थोड़ी बहुत और चलेगी, लेकिन फिर हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी, ताकि मनोरंजन भी बना रहे और बातचीत का सिलसिला भी चलता रहे। विषय है हमारा किशोरावस्था में बालिकाओं से जुड़ी समस्या और निदान पर बातचीत। बहुत सारी बातचीत हमने हमारी आज की डॉक्टर साहिबा से जानी। एक बात और है कि मासिक धर्म के दौरान कई सारी स्त्रियों को या बालिकाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में रेडनेस की भी समस्या देखने को मिलती है। तो क्या ये सामान्य है या असामान्य है? कई लोगों को सूजन भी की भी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ये सफ़ेद पानी के साथ ही ये दिक्कत आती है। कहीं लोग को केवल सफ़ेद पानी आता है, कहीं लोग को बर्निंग भी होता है उस प्राइवेट एरिया में, कहीं लोग को सिर्फ केवल बर्निंग होता है, वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता है। तो ये अलग अलग, जैसे कि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा दही जैसा, कर्ड जैसा डिस्चार्ज आएगा। अगर आपको एकदम पतला डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। केवल आपको जलन रह रही है तो एक और ट्राइकोमोनियासिस होता है, वो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये सब, इसकी दवाइयाँ खुद ना ले, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लेके आप दवाइयाँ लीजिए। चलिए। और एक है कि कर्ड, दही जो है, जी दही जो है वो यूनिमार्क के लिए बहुत अच्छा है। दिन में एटलीस्ट 2 से 3 चम्मच ही बोल रही हूँ, उतना खाएंगे तो भी वजाइना जो बैक्टीरिया रहता है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि उसमें सेम जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो यहाँ भी पाया जाता है। तो दैट वे वो उसको काम करता है। मतलब खान पान में लड़कियों को दही शामिल रखना हाँ, चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, दिक्कत है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही। और एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि अगर किसी स्त्री को कोई भी समस्या नहीं है तो क्या उनको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास साल में एक बार जाना चाहिए? ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक HPV वैक्सीन हो गई, जी है ना,
तो वो तो लगाने आपको जाना ही है। जैसे अगर आप 15 साल से नीचे हैं तो आपको 2 डोज लगते हैं, 15 साल से ऊपर है तो 3 डोजेज लगते हैं। दूसरा ये कि हर 40 साल के बाद आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्तन का जांच करवाना चाहिए। अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो बोलते हैं, अगर करना है तो एटलीस्ट पहले चले जाइए कि भाई हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या केयरफुलनेस होना चाहिए, क्योंकि कहीं बीमारियां होती है जो हमें प्रेगनेंसी होने के 3 महीने बाद आप सडनली आते हैं। थायराइड हो गया है, सिकलिंग हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या कोई भी आप पहले अलग प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसको हमें मॉडिफाई करना होता है। बीपी की दवाई ले रहे हैं तो उससे हमें चेंज करना होता है। तो इसीलिए तभी भी जाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से जितनी भी नारियां हैं, बालिकाएं हैं, वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल है जो वो नहीं कर पाती है। अब आपकी बातचीत के बाद वो बेझिझक अपनी माताओं से और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इशप्रीत कौर जी, आपने आज बालिकाओं में जो होने वाली समस्याएं हैं और निदान पर बहुत ही सुंदर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो श्रोता साथियों, इसी के साथ डॉक्टर की सलाह ये कार्यक्रम का ये अंक अब समाप्त होता है।